नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मतदाता सम्मेलन में देश के नए वोटरों से बात की और उनके वोटों का महत्व उनको समझाया और अपनी अपील में कहा कि आपका एक वोट इतना ताकतवर है कि देश में बहुमत वाली सरकार हो या भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, यह सब आपका एक वोट तय कर सकता है। इसके बाद पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और परिवारवाद पर निशाना साध दिया। और जब बात परिवारवाद की हुई तो तुरंत जहन में बिहार आ गया। इंडिया की स्थिति अब यह है कि बिल्कुल टूटने की कगार पर पहुंच गया है। लालू की बेटी ने नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया तो जेडीयू नाराज हो गई। कल ममता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और आज बिहार में नीतीश ने राहुल की रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। आज की अड़ी में इस पर बात करेंगे कि देश का नया वोटर क्या बीजेपी की ओर जा रहा है, आखिर नया वोटर किसकी ओर, और उधर क्या इंडिया टूटने वाला है, ये भी क्योंकि खबरें आ रही थी, इसको भी रखेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री का बयान सुनवाते हैं नए वोटर को लेकर। आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट पहली भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। तो नौ मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वोटर से यह बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और इसी बीच 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर का आंकड़ा सामने आ रहा है कि ये नए वोटर हो सकते हैं। तो एक तरफ मोदी है जिनका विजन क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी को रोकने के लिए जो इंडिया बना था, आज वो टूटने की कगार पर है। नया एपिसोड बिहार से शुरू हुआ है और बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है। आइए आपको इसी को लेकर आपके सामने हम यहां पर एक ग्राफिकल रिपोर्ट रखते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भले राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो 2024 का कैंपेन शुरू कर चुकी है, तो दूसरी तरफ इंडिया में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने से नीतीश कुमार मना कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की 7 करोड़ नए वोटर पर नजर है, तो दूसरी तरफ इंडिया में नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान को लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार कर दिया। एक तरफ जयपुर में मैक्रों के साथ मोदी विश्व गुरु की इमेज का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया में शामिल आप ने पंजाब में और टीएमसी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी से चुनावी बिगुल फूंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश पीडीए का राग अलाप रहे हैं। बाकी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर, जिसकी काट इंडिया ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन बात सबसे पहले नए वोटर्स की करेंगे। प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, चरण सिंह सापरा है कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर नवल किशोर है आरजेडी के प्रवक्ता, और जीएम शाहीन है हमारे साथ जेडीयू के नेता। इन सब से हम बात करें। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम नीतीश के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। राबड़ी देवी के आवास पर भी बैठक जारी है। बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सीएम नीतीश कुमार के घर पर एक बड़ी बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर भी बैठक जारी। उधर बिहार से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने बुलाया। शाम 7:30 बजे सुशील मोदी अमित शाह से मिलेंगे। एक बड़ी खबर देखिए, शाम 7:30 बजे सुशील मोदी अमित शाह से मिलेंगे। अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने के लिए बुलाया है शाम को 7:30 बजे। तो बिहार की राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई है।
एक और बड़ी खबर है, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आला कमान ने दिल्ली बुलाया है। बड़ी खबर, आनन फानन में सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए हैं। सम्राट चौधरी की जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात हुई है। बिहार के ताजा हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है और उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात की है। बिहार के ताजा हालात पर चर्चा की है। चलिए बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि आज बात नए वोटर की भी हो रही है, नया वोटर क्या बीजेपी से जुड़ रहा है इसकी भी हो रही है। फर्स्ट टाइम वोटर किस राज्य में सबसे ज्यादा है वो आपको टॉप 5 राज्य बता देते हैं। देखिए बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार में 61.33 लाख यानी 61 लाख से भी ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 55 लाख 2,000, राजस्थान की बात करें तो 43 लाख 45 हजार, महाराष्ट्र की बात करें तो 41 लाख 70 हजार और उत्तर प्रदेश में 39 लाख 74 हजार फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, एक वोट नमो नौ मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर को बोलते हुए आपका एक वोट देश में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार ला सकता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि नए मतदाता बीजेपी को वोट दें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। नहीं, ये तो ठीक है, उनका दायित्व है, वो अपील कर सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर उनको पूरी तरह से इजाजत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अगर 7 करोड़ लोगों को आज अपील करी है तो 7 करोड़ वोट जो है वो भाजपा को पड़ जाएगी। आज का हमारा नौजवान जो है, जो पहली बार वोटर है, वो सुशिक्षित है और वो समझता है कि हमें जो रोज के मुद्दे हैं, जिस तरह से वो नौजवान देख रहा है कि महंगाई चरम पर पहुंची है, जिस तरह से वो देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है 8.45% हो गई, यानी आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, उतनी बेरोजगारी आज है। ये कौन भुगत रहा है? ये हमारा नौजवान भुगत रहा है। फिर वो चाहे किसान नौजवान है या फिर शहर का नौजवान है या ग्रामीण इलाके का और कोई नौजवान है, ये सब भुगत रहे हैं। शहरी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, जो किसानी नौजवान है वो जानता है कि सरकार ने हमको वादा किया था कि 2022 तक हम आपकी आय जो है वो दुगनी कर देंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। आज एक किसान को प्रति हेक्टर 25,000 रुपए खर्चना पड़ता है और उसकी इनकम कितनी है? 27 रुपए प्रतिदिन उसकी इनकम है। लेकिन सुनिए मेरा सवाल सुनिए, इन्होंने वादा किया था कि हम C2+50% उनके पास नहीं दे पाए। सुनिए सापरा साहब, उनके पास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो उनके पास टारगेट है। 2047 तक देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का एक टारगेट है। उनके पास विश्व गुरु का वो सपना है जो उनके सामने रख रहे हैं। आप लोगों के पास क्या है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए? भाई सपना, मैं वही तो बोल रहा हूं कि नौजवान को पता है कि ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। अरे भाई 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का भी सपना इन्होंने दिखाया था, 100 स्मार्ट सिटी का सपना भी इन्होंने दिखाया था, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का सपना भी मोदी जी ने दिखाया था। हाँ, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे, ये सपना भी मोदी जी ने दिखाया था। बाद में अमित शाह ने कह दिया ये तो चुनावी जुमले थे। तो ये नौजवान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्ट पार्टी है, भारत की झूठी पार्टी है। ये मात्र चुनाव के समय झूठ बोलती है, सपने दिखाती है, लेकिन उसके ऊपर क्रियान्वित कुछ नहीं करती है। तो जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ मुद्दे होंगे। ओके। और वो मुद्दे होंगे जो जनता के रोज के जीवन को छूने वाले मुद्दे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला बीजेपी से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, मोदी वर्सेस मुद्दा होगा 2024 का चुनाव। हालांकि एक मुद्दा उधर बिहार में भी छिड़ गया है, लेकिन मोदी वर्सेस मुद्दा, 7 करोड़ नए वोटर आपकी तरफ चले जाएं जरूरी नहीं है? देखिए, मोदी और मोदी के साथ मुद्दे, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होगा। कांग्रेस जो है सबसे अधिक भ्रष्टतम पार्टी संसार की है, जिसकी अध्यक्षा जो है श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, राहुल गांधी 420 केस में बेल पर है। अब भ्रष्टाचार पर भी ये बात करते हैं। अब जहां तक मुद्दों की बात है, 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में 2014 से 2024 के बीच में 11 करोड़ ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में नए रजिस्टर हुए। 4.8 करोड़, जो 9-8 करोड़ लोग तो जो है
वो सिर्फ पिछले 3 वर्षों में हुए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रोजगार अगर क्रिएट होता है तो 8 से 9 रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रिएट होता है। 1991 से लेकर 2013 तक ईपीएफओ का जो ईपीएफओ और एनएसएसओ का आंकड़ा है कि सिर्फ 6.1 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार मिला। जितना 22 वर्षों में मिला उससे दोगुना जो है वो 10 वर्षों में मिला। तो हमने रोजगार दिए। महंगाई इनके जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 10% से अधिक थी एवरेज, आज 5% से कम है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय फ्रेजाइल 5 आप थे, आज आप टॉप 5 में हैं। तो इस देश का जो एस्पिरेशनल युवा है, जो आकांक्षी युवा वर्ग है, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपने कितने लोगों को मकान दिए इनसे पूछ लीजिए, तो कोई आंकड़ा नहीं। 4 करोड़ लोगों को आवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में मिला। 51 करोड़ लोगों को जो है वो बैंक खाते मोदी जी के कार्यकाल में खुले। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मोदी जी के कार्यकाल में मिला। 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल मोदी जी के कार्यकाल में पहुंचा। 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के कार्यकाल में बने। 10 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन मोदी जी के कार्यकाल में मिला। इन्होंने क्या दिया जरा बताइए ना, कितने गैस कनेक्शन दिए, लेकिन अभी मेरे साथ कितने लोगों को बिजली दी, जरा बताए ना। नवल किशोर आरजेडी से जुड़ चुके हैं, जीएम शाहीन जेडीयू से जुड़ चुके हैं। फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है शाहीन जी, फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम वोटर जब जाएगा तो नीतीश कुमार से यह भी पूछेगा, अरे पिछली बार तो आप आरजेडी के साथ थे, इस बार फिर आप बीजेपी के साथ आ गए, उससे पहले आप आरजेडी के साथ थे, फिर आप बीजेपी के पास आ गए। क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार किधर जाएंगे? देखिए, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तब भी आप जानते हैं कि क्या हुआ। ये तो हमारे साथी रहे हैं। जब हम लोग इकट्ठे सरकार में थे, हमने 3 मंत्री को बनाने के लिए कहा, इन्होंने 1 मंत्री बनाया। हमने इकट्ठे साथ मिलकर चलने की बात की। बिहार में इन्होंने पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश की। देखिए, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है शाहीन जी, जीएम शाहीन जी, अभी आपके मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुला ली है, सुबह से बड़ी हलचल है आपके यहाँ। देखिए गौरव जी, हर एक पार्टी का एक रूटीन होता है, मीटिंग्स का दौर चलता रहता है। इलेक्शंस है आगे, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शंस है आगे, और उसकी तैयारियां हैं। बाकी सब पार्टीज के मुद्दे होते हैं, एमएलएस के मामले रहते हैं, जिस पर ये तो डिस्कशन चलता रहता है, पार्टी की मीटिंग चलती रहती है। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो खबरें आप कह रहे हैं नई बात नहीं, ऑल इज वेल। रोहिणी आचार्य के ट्वीट अच्छे थे। नहीं, वो तो डिलीट भी किया ना उन्होंने। डिलीट किया तो मतलब कुछ तो था। नहीं, डिलीट किया उन्होंने, तो डिलीट किया उसके साथ ही। नहीं, डिलीट किया मतलब कुछ तो था। हम ये मानते हैं वो बेटी है, हम नाराजगियां भी वो भी मानते हैं, नाराजगियां भी हो सकती है। जब इकट्ठे साथ चल रहे हैं तो नाराजगियां कहीं हो सकती है, इसमें कोई मतभेद तो है नहीं। लेकिन जहां तक जो खबरें आ रही है, हम इनको सही नहीं मानते अभी फिलहाल के लिए। कबल वक्त जो है ये गलत बात है, ये सही नहीं है। एक बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है नवल किशोर जी, एक तस्वीर आ रही है, एक मिलन हो रहा है जयपुर में, जहां पर पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों मिल रहे हैं। और खबर है कि एक मिलन हो सकता है फिर से बिहार में, जहां अमित शाह जी की नीतीश से कोई बातचीत हुई है, ये तक खबरें चल रही हैं। नवल किशोर जी, फिर से मिलन हो सकता है? देखिए खबर चलाने के लिए तो कुछ भी खबर चला सकते हैं, और भाजपा भरमाने में माहिर है। बाकी तो बिहार सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, और उसने बिहार सरकार ने यह भी करके दिखा दिया है कि 70 दिन में 2,17,000 को नौकरी दी जा सकती है। नियुक्ति पत्र बंटने का लगातार एक श्रृंखला चला है। वहाँ पे जातीय जनगणना हुई है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी गई है, और किसका विकास कैसे किया जाना चाहिए, समावेशी विकास का पूरा एक मॉडल तैयार करके। नहीं, लेकिन मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं नवल जी, आरजेडी और जेडीयू है। नवल जी, मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, दिया है जिस बिहार से इंडिया की शुरुआत हुई थी, क्या वही बिहार इंडिया की टूट का कारण बन जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम लोग बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग निर्माण करता है, विध्वंस करने वाले भाजपा में है। वो लोग पार्टी तोड़ते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पार्टी तोड़ा। कई वो लोग अपने दल के अंदर भी लोजपा जैसे पार्टियां, उसको 1 को 2 फांक करके रखे हुए हैं, और जो भी उनके साथ गया है उसको कमजोर करने का काम किया है। हम लोगों ने इस तरह का काम न किया है, ना हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो ये तोड़ने और की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बनाने का। तो फिर रोहिणी आचार्य ने ऐसे ट्वीट क्यों कर दिए? युवाओं का भविष्य बनाने का। रोहिणी आचार्य ने ऐसे ट्वीट क्यों किए जो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निजी हमला था?
नहीं, ये तो पता नहीं आपकी मजबूरी है या भाजपा के लिए जरूरी है कि डिलीट ट्वीट को भी आप डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं, ये तो आप बताएंगे। लेकिन जो सही बात ये है कि सरकार बहुत अच्छे से ट्वीट डिलीट हो गए मान लिया, लेकिन ट्वीट तो किए थे उन्होंने। इतना बड़ी है, इतना पूरा मतलब गलती की थी, ये आप मान रहे हैं गलती हमने सुधार ली, लेकिन गलती की थी। नहीं, गलती नहीं था वो। गलती ये था कि आप उसको गलत दिशा में ले जा सकते थे, ये गलती थी। आपने देखा ना, नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात की तो आपने सीधे एक व्यक्ति पर एक पार्टी पे आ गए। आप अपने पार्टी में 100 लोग जो कि परिवारवाद के इससे भी जघन्य अपराधी हैं परिवारवाद के, जिसमें कि दादा भी है और पोता भी है और अरे तो नीतीश कुमार ने कोई टिप्पणी की, नीतीश कुमार ने तो उससे उससे तो उन्होंने पलटे नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। तो सवाल तो रोहिणी आचार्य से पूछा जाएगा ना कि नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला अब सीधा सवाल देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर पे हम बात करेंगे, लेकिन बिहार की घटना बहुत बड़ी हो गई है। क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं? जी देखिए, पहले दरवाजे पर कोई दस्तक देगा, उसके बाद ये बात होगी ना। किसके लिए दरवाजे खोलने हैं, किसके लिए दरवाजे बंद रखने हैं, किसके लिए रोशनदान खोलना है, किसके लिए बंद रखना है, ये जो है हमारे पास एक नेतृत्व की व्यवस्था है, वो तय करेगा। पहले दस्तक तो आने दीजिए। तो दस्तक आई अभी कि नहीं? वो जब आएगी तो आपको भी ज्ञात हो जाएगी। दस्तक बिहार से तो बहुत ज्यादा आ रही है और दिल्ली तक आ रही है, और हमें ज्ञात है, तभी हम पूछ रहे हैं आपसे। चलिए, आपको सुनाई दे रही तो अच्छी बात है ये, लेकिन देखिए वहां आपके बगल में नवल किशोर जी को नहीं सुनाई दे रही है। नवल किशोर जी कह रहे हैं कि दस्तक है ही नहीं, आप कह रहे हैं दस्तक है। अरे आप इंतजार करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्या इंतजार करते रह जाएंगे? देखिए, आप इनका विश्वास देख लीजिए। रोहिणी आचार्य जी से अधिक जो है इस समय यही जान में ज्यादा करीबी रह जाइएगा, ये होने वाला नहीं। लालू जी के ज्यादा करीबी नवल किशोर जी हैं। अच्छा, मुझे हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो है तेजस्वी के चेहरे का जो है भाव क्या बता रहा है। और बताइए नवल किशोर क्या कह रहे हैं? आइए, राम जी याद तो है बाबर की औलादों को। कोई कारण नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ओके, रुकिए नवल किशोर, रुकिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए नवल जी, रुकिए। प्रेम शुक्ला मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई बंगाल और पंजाब के बाद अब इंडिया की गाड़ी बिहार से भी डिरेल हो रही है? ये मुझे लगने का कोई कारण नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी आप ही के सूत्र बता रहे हैं कि इंडी अलायंस का जो नेतृत्व कांग्रेस के पास है, उसकी जो न्याय यात्रा, तथाकथित न्याय यात्रा जो चल रही है, उसमें शामिल नहीं होंगे। आप ही लोगों ने बताया। मुझे उस पर कोई जो है किसी प्रकार का कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई कयास नहीं लगाना है, लेकिन रोहिणी आचार्य अगर कोई ट्वीट कर दें तो आप इसमें सवाल भी मत पूछिए साहब। ये जंगल राज का नया कायदा है, ये सोच रहे हैं पूरे देश में जंगल राज है। नवल किशोर जी, जंगल राज नहीं है, जरा आराम से। आप जो है ऐसे किसी को अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अभद्र शब्द सबके पास हैं, और जंगल राज वालों को सुधारने का जो है तरीका भी संविधान में है। अरे घटिया संविधान में जंगल राज को सुधारने का। ठीक है नवल किशोर, बोलिए। घटिया हरकतें आप कर रहे हैं, और आप जैसे घटिया आदमी को कैसे सुधारना मैं जानता भी हूं। नहीं भाई, लेकिन ये चैनल है मित्र, तमीज में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। डिलीट हो सकते हैं, टीवी पर बोली गई चीज डिलीट नहीं होगी, रहेंगे तो बेहतर रहेगी। आप दोनों को मैं बता रहा हूं, ट्वीट डिलीट हो सकता है, कही हुई बात डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है नवल किशोर, आप बोलिए। नहीं तो बदतमीजों से बदतमीजी करना हमें भी आता है। नवल किशोर आपका टर्न, और प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे पता नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला जी को परेशानी ये है और कि उनको ना उनके पास तथ्य है, ना भाषा है, और ना कोई राजनीतिक समझ है। तो जिस तरह का वो बात करेंगे उसका ट्रेनिंग उनको मिला है, जिस तरह के पार्टी में है उस तरह का आचरण है, संस्कृति है। कौन क्या है बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है? चोरों को जंगल राज के चौकी। अरे अब यही बात है, भाईचारा छोड़ दंगाई लोग, यही तो चाहते चोरों को ज्यादा हो, यही तो चाहते हो कि बोलने नहीं आता है, ना तुम्हारे पास कोई जबान है, और तुम्हारे दलितों की हत्या करने वाले जो है हत्यारे दलितों के,
देखो तू तड़ाक देखिए, उनकी भाषा सुन, संस्कार सुन नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं नवल जी, ऐसी भाषा नहीं। प्रेम शुक्ला, नवल किशोर, आप दोनों से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा नहीं जो सुनने में अच्छी ना लगे, दर्शक को सुनने में अच्छी ना लगे, प्लीज। क्यों कह रहे हैं भाई? अभद्रता वो कर रहे हैं, बदतमीजी वो कर रहे हैं। नहीं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौरव जी, कहाँ से प्रेम लगता है? देखो सुन अरे लीजिए, बदतमीजी तुम कर रहे हो। नहीं, तुम तड़ाक क्यों बोल रहे हैं भाई? तुम तड़ाक की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नवल किशोर नहीं। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आता हूं आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश के आवास पर बड़ी बैठक खत्म। बड़ी खबर, बैठक के बाद विजय चौधरी और ललन सिंह निकले वहां से, संजय झा भी बैठक के बाद बाहर निकले हैं। तो बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है। देखिए, बैठक के बाद विजय चौधरी और ललन सिंह वहां से निकले और इसके अलावा संजय झा भी बैठक के बाद बाहर निकले हैं। और संजय झा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़ी माने जाते हैं। नवल किशोर, मैं सीधा सवाल लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप किसी पर बिना पर्सनल कमेंट किए दर्शकों को उसका जवाब दें। अगर सब कुछ सही है तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव को फोन क्यों करना पड़ रहा है? या उससे भी बड़ी बात, आखिर क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो रैली हो रही है उसमें नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं? अगर इंडिया में ऑल इज वेल है बिहार में तो नहीं। देखिए, दो दल के अध्यक्ष अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो भी लोकसभा का चुनाव सामने है, तो इसमें दूसरे नजर से देखने की जरूरत क्या है? नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई हर पार्टी, इंडिया गठबंधन में जो पार्टी हैं उनके जमीन है, उनकी राजनीति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब एक साथ हैं लेकिन अपने जमीन के साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसा गठबंधन नहीं है जहां पर कि अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो आपके पार्टी को तोड़ देंगे, आपके यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की छापा पड़वा देंगे। यहाँ पे तो लोकतांत्रिक प्रणाली से काम चल रहा है। अगर बैठक हो रही है तो आप कह रहे हैं कि बड़ी बैठक हो रही है। इस बड़ी बैठक में आपके अनुसार बैठक ये हो रही है कि ये जल्दी से टूटे कैसे? तो ये तो कयास है ना। मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूं कि कयास आप लगाते रहिए, लेकिन सरकार जो 2000 अगस्त 22 से शुरू हुआ है उसने बिहार के युवाओं को नहीं यूपी के, देश के युवाओं को नौकरी दिया है और उसको आपने देखा है। तो ये जो सकारात्मक राजनीति राष्ट्रीय जनता दल कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को जंगल राज लगेगा। जो लोग जातीय जनगणना करा के आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कर रहे हैं उनके विषय में जो भारतीय जनता पार्टी है जातिगत सोच से ग्रसित है, वो ये बात कहेंगे। जो लोग ये जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड नियुक्ति पत्र बांटने का श्रृंखला तैयार किया और बिहार में एक तरह का खुशहाली लाने का प्रयास करा है, उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास करेगी। यहाँ पे इस बात का कयास लगाने का आपका पूरा अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन गिरिराज सिंह से पूछ ले कि उन्होंने आज का ही स्टेटमेंट है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये तमाम तरह के जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके साथ में सूत्रों के हवाले के मीडिया, इसके अपने कारण हो सकते हैं। वो जरूरी है, मजबूरी है, वो समझे, लेकिन सरकार अच्छे से चल रही है, ये तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ओके, सरकार अच्छे से चल रही है, ये दुनिया देख रही है। सरकार कितनी अच्छे से चल रही है ये दुनिया देख रही है। नवल किशोर जी, चरण सिंह साबरा, मेरा सवाल अब आपसे, फर्स्ट टाइम वोटर की हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम वोटर जब देखेगा कि इंडिया में इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, पार्टियों में आपस में नहीं पट रही है, तो आप कह रहे थे कि हम ये मुद्दे लेकर जाएंगे, मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, वो ये भी तो देखेगा कि आप में आपस में पट नहीं रही है, पोस्ट इलेक्शन आप कैसे साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं और आज आपके चैनल पर भी कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस जो है इसका एक व्यापक रूप बनेगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। और जरूरी नहीं, आपको 2004 का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि कुछ अलायंस जो थे वो प्रीपोल हुए थे, कुछ पोस्टपोल अलायंस हुए थे। ठीक उसी तरह 2024 में भी वही होगा, कुछ प्रीपोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्टपोल अलायंस होंगे, लेकिन जनता जो है वो इस विषय को जरूर चुनेगी कि कौन सी सरकार ने हमारे लिए काम किया। अगर बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, इतने सारे काम गिना रहे थे, तो फिर यह भी बताएं कि हम हंगर इंडेक्स के अंदर नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं, फिर यह भी बताएं कि हम 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं, फिर यह भी बताएं कि किसान जो है प्रति घंटा एक किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। ये आपका रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, सीएमआई का डेटा कहता है, बेरोजगारी के डेटे जो हैं वो सीएमआई से आ रहे हैं, आप अलग डेटा दे रहे हैं। तो ये जो सरकारी डेटा कह रहा है
किसानों की आत्महत्या पर या जो बलात्कार के ऊपर सरकारी डेटा है जो बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के अंदर खुलेआम महिला अत्याचार बढ़ा है, तो क्या ये जनता नहीं देखेगी? क्या ये सुशिक्षित वोटर जो है, जो नया वोटर है, क्या वो ये नहीं देखेगा? आप समझते हैं कि नया वोटर जो है वो अनपढ़ है? प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। इतने सारे आप में कमियां हैं, नया वोटर आपके पास क्यों आएगा? इंडिया के पास जाएगा। जी नया वोटर जानता है कि कांग्रेस में माधवन नाम का व्यक्ति जिस पर बलात्कार का आरोप लगता है वो सोनिया गांधी को अत्यंत प्रिय है। मेवालाल जो है नए लड़कों की तलाश में अरे ब्रिजभूषण शरण पे बात करिए ना, पॉक्सो लगा था ब्रिजभूषण शरण के ऊपर। अब ये ब्रिजभूषण शरण के ऊपर पॉक्सो लगा था, शुरू नहीं किया गया। अब देखिए बीच में चिल्लाने लगे मेवालाल मतलब बलात्कार करे, हिरासत माधवन बलात्कार करे, चले शरण को समय दिया गया, बलात्कार करे, उससे मोहब्बत की दुकान। क्या वो हमारी जो बेटियां हैं? गौरव जी बोलने दीजिए, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। देखिए वैसे भी आप 3 लोग अकेले हैं भाई अभी फिलहाल। चरण जी वैसे तो आप अभी बलात्कार की दुकान। चरण जी सुनिए, चरण सिंह साहब सुनिए भाई, चरण सिंह साहब सुनिए। हमारी बेटी और आप 1 by 1 होगा ना, आप चुनोगे। वैसे भी यहाँ 1:3 है फिलहाल। वैसे भी यहाँ 1:3 है फिलहाल। बलात्कार के केस बाद में पता नहीं 2 by 2 हो जाए, अभी 1:3 है। चरण सिंह साहब रुकिए, क्या पहली बार चरण सिंह साहब रुक जाइए भाई। प्रेम शुक्ला का टर्न है, आप बोल चुके अपने टर्न पर। बोलिए प्रेम शुक्ला। बातें करेंगे नहीं, अगर बात क्या, आप जब बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोला। जब वो बोलेंगे तो आप मत बोलिए, आपको मोहल्ला का मौका देना है। प्रेम शुक्ला का टर्न है, बोलिए प्रेम शुक्ला। अब हमारी मेरी बात अभी उत्तर दे देना। अब इनकी आवाज बंद करो तो बोलूं भाई। मैं मछली बाजार में तो हूं नहीं, करके फिर हटाया क्यों गया? मैंने माधवन का नाम ले लिया। सोनिया गांधी बलात्कार की दुकान क्यों खोल रही है? करनी पड़ेगी, फिर आप मुझ पे आरोप लगाएंगे, आपकी आवाज म्यूट कर दी। का नाम ले लिया तो तुमको जब एंकर बोलता है तो सुन लिया करिए भाई, आपको बोलने का टर्न दिया। अब प्रेम शुक्ला का टर्न है, बोलने दीजिए। तू तड़ाक पे आ गया। रुकिए प्रेम शुक्ला बोलिए, रुकिए सब लोग रुकिए। प्रेम शुक्ला बोलिए, मैं आ रहा हूं चरण जी। चरण सिंह साहब रुकिए, अब कह रहा हूं रुकिए तो मान जाइए। अपनी औकात पे आ गया। नहीं देखिए, फालतू की बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं जो किसी को सुनने में अच्छी ना लगे, बिल्कुल नहीं। प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला देख लिया ना, आ गए। डेटा पे बोले। देखिए माधवन की बलात्कार की दुकान सबको पता है, मेवालाल की बलात्कार की दुकान सबको पता है। बलात्कार की दुकान श्रीमती सोनिया गांधी के सहयोगी बलात्कार की दुकान खोले बैठे हैं, हर कोई जानता है। अब इसी तरह से मैंने ईपीएफओ का आंकड़ा दिया, ये हंगर इंडेक्स एनजीओ का आंकड़ा है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से 5 वर्षों। फिर तू तड़ाक बोल रहा है। इस चिरकुट को जरा शांत कराओ प्लीज। आप लोग ऐसी भाषा का इस जो है रूप जीवा के दलाल को शांत करो प्लीज। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या करनी पड़ेगी, मैं उसके पीछे बोल रहा था क्या? रुक जाइए। मैं इस चिरकुट के पीछे बोल रहा था क्या? इस मुख्य के पीछे बोल रहा था क्या? अरे पर्सनल कमेंट मत करिए भाई, तब से मैं बोल रहा हूं। आप लोग आपस में लड़ने आए हैं कि यहाँ डिबेट करने आए हैं? शांत हो जा। चरण सिंह साबरा रुक जाइए। चरण सिंह साबरा की आवाज म्यूट कीजिए, 1 मिनट के लिए रुकिए। रुकिए प्रेम शुक्ला बोलिए। तेरी औकात पता है मैं, तू क्या करता है? चल इस तरह से लड़ेंगे तो 7 करोड़ नया वोटर देख रहा है आप लोगों को, दोनों को देख रहा है। वो पढ़ा लिखा वोटर देख रहा है, कौन कितनी पढ़ी लिखी बातें कर रहा है। तो नहीं लड़ रहा था उसके बीच में। प्रेम शुक्ला बोलिए। हाँ तो पढ़ा प्रेम शुक्ला चरण सिंह साबरा की आवाज रोक दीजिए भाई, बोल रहा हूँ आपसे, रुकिए। अरे भाई इसको आवाज आप अजब मामला है। बोलिए प्रेम शुक्ला, आपकी आवाज आ रही। चरण सिंह साबरा आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। 13.5 करोड़ लोगों को 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 6 वर्षों में निकाला गया। ये आईएमएफ का आंकड़ा है। ये एक भारत विरोधी एनजीओ को कोट कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, गरीबी से निकले। ये जो है नीति आयोग का आंकड़ा है। आप जो है 51 करोड़ लोगों के जनधन खाते में अकाउंट खुले, ये जो है आंकड़ा है। 30 लाख करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुई। अब 30 लाख करोड़ में अगर राजीव गांधी के जमाने वाला 85% जो है, जो बीच में खा जाते थे, अगर वो होता तो 25 लाख करोड़ किसके खाते में जाता मुझे बताइए। तो लगातार जन कल्याण, और मैंने सारे आंकड़े दिए। ये बता दें कि इन्होंने 56-60 वर्षों के शासनकाल में कितने आवास दिए, कितनों को बिजली इन्होंने सौभाग्य योजना के या किसी अन्य योजना के तहत दी, कितने शौचालय बनवाए, कितने लोगों को इन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया, कितने लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं। जवाब दीजिए चरण सिंह साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 10वां करोड़ जो जिसको मिलता है एलपीजी गैस, प्रेम जी जवाब ले लीजिए। मीरा मांझी के घर जाते हैं। प्रेम जी जवाब ले लीजिए। किस तरह से अनर्गल बातें ये करते हैं
और किस तरह से विपक्ष की आवाज को पार्लियामेंट में भी दबाया जाता है और आपके चैनल पर भी दबाया जाता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं दबाया जाता। मैंने आपसे 25 बार रिक्वेस्ट की, आप मान ही नहीं रहे हैं। जिसका टर्न होगा वही तो बोलेगा। आवाज दबानी होती तो आपको क्यों बोलता कि मैं बोलिए? मान नहीं रहे, क्या होता है? अरे ये कुछ भी बोलता जाएगा, ये सर कुछ आप भी लोग बोलता आपस में जाएगा और लड़ेंगे हम तो उसको डिबेट कैसे सुनते होगी? रहेंगे फिर क्या? डिबेट का डेकोरम होता है, टर्न होता है। आपको बोलने का मौका दिया तो दूसरे का प्रवक्ता बोलेगा ना सर, कि आप ही बोलते रहेंगे। मैंने पूछा, अब ये टपोरियों और की गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर टोकना तो पड़ेगा ना सर। बृजभूषण, मैंने पूछा कि बृजभूषण शरण पर पॉक्सो क्यों लगाई और फिर हटाई क्यों? हाँ, इसका उत्तर है क्या? मैंने पूछा किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, इसका उत्तर है क्या? कोर्ट का उत्तर मैंने कहा है, हंगर हमको दे रहा इंडेक्स पर उत्तर हमारा देश घसरता जा रहा है, तो हाँ, दे रहा उत्तर उसका कोई उत्तर इनके पास में है क्या? ये तमाम सारे उत्तर इनके पास नहीं है, बस अनर्गल बातें करने को उत्तर है। ये बताए कि हाथरस का कौन जिम्मेवार था, ये बताओ उन्नाव का, कठुआ का कौन जिम्मेवार था, ये बताओ कि हमारी वो मेडल जीतने वाली बेटियां जो सड़कों पर बैठी थी उनको क्यों घसीटा गया था, उनको जूतों से क्यों पीटा गया था, आपकी पुलिस ने किया गया था? क्या हमारी मेडल जीतने वाली बेटियां इस लायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में उन्हें रास्ते पर पीटा जाए, घसीटा जाए? क्या हमारे किसान इस लायक हैं कि उनको पीटा जाए, घसीटा जाए, आतंकवादी कहा जाए या उनको देशद्रोही कहा जाए? क्या इसलिए हमारे किसान लखीमपुर खीरी के अंदर एक नेता पुत्र की जीप के तले 4 किसानों को रोन दिया गया है, उनकी मृत्यु हो गई है? जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, फिर मुझे जयपुर जाना है। पीएम मोदी वहां पर मैक्रो के साथ दिख रहे हैं, मेगा शो चल रहा है, वहां पर वो भी जाऊंगा। लेकिन रुकिए, चरण सिंह साहब जो है टीवी में टाइम होता है, अब आपने अपना टर्न ले लिया, दूसरे को बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। क्या ये नया वोटर नहीं देखेगा? अब इनकी आवाज बंद हो तो मैं आवाज जवाब दूं? नहीं, वो चुप है, बोलिए जी। हमने हर प्रश्न का जवाब दिया। अच्छा, हमारी आवाज तो भाई क्यों हटाया गया? नरेंद्र मोदी भी बंद करते हैं, आप यहाँ पर बंद कर दो हमारी आवाज को। अब देखिए फिर लगातार चिल्ला रहे हैं। गौरव जी ये क्या नहीं चरण जी, बिल्कुल ये तरीका नहीं है। चरण जी बिल्कुल ये तरीका नहीं है। देखिए आप जब बोल रहे थे तो प्रेम शुक्ला चुप थे, आप बोलने दीजिए उनको। भाई मैं तो कह रहा हूं, आप चुप हो जाइए ना, बोलने दीजिए उनको। आपके सवालों के जवाब ही दे रहे हैं, चुप हो जाइए। प्रेम शुक्ला बोलिए। मैंने तो नहीं कहा था, देख लीजिए तरीका है कि प्रेम शुक्ला की आज आप इस पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आए कि सामने वाले को बोलने नहीं देना है, और जब आपको कोई बोलने के लिए मना करे तो आप बोलेंगे कि मेरी आवाज दबाई जा रही है। यही स्ट्रैटेजी है ना आपकी? अरे बोलने दीजिए फिर सामने वाले को। आपने अपने समय पर बोला, कोई नहीं बोला। मैं कह रहा हूं इनको डर क्यों है? आपको डर क्यों है बीजेपी को सुनने से? अगर डर नहीं है तो सुनिए, रक्तचाप बढ़ गया। डर नहीं है तो सुनिए। नहीं, ये क्यों कहते हैं कि इनकी आवाज बंद करो? अरे वो कुछ भी बोलेंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, आपके फेवर में नहीं बोलेंगे, वो बीजेपी के फेवर में बोलेंगे। तो कुछ भी बोलेंगे, आपको सुनने का धैर्य रखना होगा चरण जी। अरे यही आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता, इतनी अच्छी डिबेट करते हैं। सुन लीजिए, आप 10 सेकंड है हमारे पास। प्रेम शुक्ला बोलिए। कुछ भी बोल रहा है प्रेम शुक्ला बोलिए। ये देखिए, इस लुक्खे को कहिए तमीज से बात करें। मैं प्लीज। इसको जानता हूं, मैं इसकी हरकतों को भी जानता हूं। और नहीं, प्रेम शुक्ला, आप भी वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लंपट अभी मैं जिनको बोल रहा हूं तो उसको आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो जिस तरह की भाषा बोलेंगे उसको बताऊंगा मैं। नहीं प्लीज, ईट का जवाब पत्थर तो फिर से आपको देने भी उसी आता है। कैटेगरी में लोग रखेंगे। और आपकी जानकारी, अरे मैं आपकी तुझे जानकारी के लिए बताऊंगा। बता दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। इस भाषा में डिबेट नहीं करनी, प्लीज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस भाषा में डिबेट नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।